तो अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि अब कितना बड़ा सर्किज्म है या एक क्या कहते हैं जिसको क्रिटिक है इस चीज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कि विमेन तभी फिक्शन लिख सकती है जब उसके पास अपना एक अलग रूम होगा और वो इकोनॉमिकली स्टेबल होंगी। ठीक है। उसके अलावा आप वर्जीनिया वुल्फ को देखें, और उसके अलावा सॉरी जैन ऑस्टन, उसके अलावा जॉर्ज इलियट, इन दोनों में से एक थी जिसने बहुत साल तक क्या किया, अपना पेन नेम मर्द का यूज किया। ठीक है। उससे पहले आप विक्टोरियन एरा से पहले देखें तो विमेन को वहां तक इजाजत नहीं थी कि वो अपनी जो पहचान है, सोशल पोजीशन है, वो मनवा सके। ठीक है। यहाँ पर मेरे कुछ और कलीग्स भी हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, तो उन्होंने वो नॉवेल पढ़ा होगा, टेस्ट ऑफ द डर्बी विलेज। ठीक है। तो उसमें वो क्या कहती है कि मैं अगर जैन से मेरी अगर शादी उस शख्स से हो जाए, उसमें कैरेक्टर है, नाम भूल गया हूं, तो मैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाऊंगी। ठीक है। अब उस सोसाइटी में होता ये था कि विमेन की कोई इकोनॉमिकल पोजीशन नहीं थी, उसका ये हक नहीं था कि वो उसके पेरेंट्स की जायदाद से अपना हिस्सा ले सके, उसको अलाउ ही नहीं था। उसकी सोशल पॉलिटिकल पोजीशन या उसकी वेलबींग तब ही सेटल हो सकती थी अगर वो किसी वेल्दी शख्स से शादी करे। ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी थी। और आपको पता है कि ये अब जो लिबरल फेमिनिज्म है, ये मोस्टली अमेरिकन और यूरोप की वहां से स्टार्ट हुई है। तो जब वहां से स्टार्ट हुई है तो वहां पर अब बेसिक जो कंपोनेंट है, जो बेसिक क्लेम है, वो चाह रही कि इक्वलिटी हो। ठीक है। वहां पर उनके राइट्स की पासदारी की जाए और उन जो मर्द और जो विमेन है उन दोनों को इक्वल पोजीशन दी जाए। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हैरियट टेलर, ये भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है और विमेन एक्टिविस्ट हैं अपने दौर की। ठीक है। ये भी 19th सेंचुरी के, और जेस मिल भी। अच्छा, और ये दोनों कंटेम्पररी थे अपने दौर के। अब इन्होंने ये कहा कि अगर सोसाइटी को सेक्सुअल इक्वलिटी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो वॉल्सनक्रॉफ्ट थी उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि दोनों को फंडामेंटल इक्वलिटी मिलनी चाहिए, और उसने रिकमेंड की थी कि दोनों को बेसिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी के अंदर आपने सेक्सुअल इक्वलिटी, मतलब मेल और फीमेल, मैन विमेन की सेक्सुअल इक्वलिटी हासिल करनी है या जेंडर जस्टिस अचीव करना है, तो सोसाइटी को क्या चाहिए कि विमेन को वो सेम सारे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, वो सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिए जाएं। ठीक है। सेम एजुकेशन दी जाए जो मैन एंजॉय करता है। ठीक है। और इसके अलावा दोनों का ये मानना था कि जो विमेन है उनको सफरेज का राइट मिलना चाहिए अगर उन्होंने मैन के इक्वल होना है। तो सफरेज, अब यहाँ पर जब बात आती है, जब सफरेज की, पॉलिटिकल राइट्स की, पॉलिटिकल लिबर्टी की, पॉलिटिकल इक्वलिटी की, और इक्वलिटी इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक स्फेयर, तो यहाँ पर किस तरह से जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, इस तरह वजह से उसकी इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। यहां तक आपको क्लियर है चीजें? ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पहले बात की लिबरल फेमिनिज्म की, उसकी शुरुआत की, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ा। फिर हमने राइटर्स की तरफ आए कि कौन कौन से राइटर्स थे, उन्होंने अपनी कौन कौन सी किताबों में क्या क्या चीज लिखी थी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल तो नहीं होता, तो बहुत सारे पॉलिटिकल फेमिनिस्ट वहां पर थे, लिबरल फेमिनिस्ट थे। अब क्या होता है, ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स क्यों बनते हैं? इक्वल राइट्स के लिए। अब 1960 का दौर आ चुका है। ठीक है। अब जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो क्या करती हैं, जो इमर्जिंग विमेन्स राइट ग्रुप्स होते हैं उनको वो ज्वाइन करती हैं, ताकि इन ग्रुप्स के जरिए, ठीक है, जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, सिविल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्या किया, जो इमर्जिंग उस वक्त के विमेन्स राइट ग्रुप थे उनको ज्वाइन किया। उनको ज्वाइन करने का मकसद ये था
कि जो बात हम अकेले लड़कर कर रहे हैं, अब हमने क्या है, ग्रुप्स की सूरत के अंदर इस बात को हमने पॉलिटिकल लेवल तक, पब्लिक लेवल तक हमने पहुंचाना है। अब उसमें कौन कौन से ग्रुप थे? पहला ग्रुप था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन, ठीक है, नाउ, ठीक है। अब इसके अंदर इसका बड़ा स्लोगन था, ठीक है, वो मैं आपको बाद में ग्रुप में भेज दूंगा। अब वो नाउ इन्होंने क्यों रखा? अब उसमें वो स्लोगन लगाती थी कि व्हाट डू यू वांट, तो जवाब आता था फ्रीडम, तो कहते थे व्हेन डू यू वांट, तो कहते थे नाउ, ठीक है। अब देखें इसका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन कि व्हाट डू यू वांट, वी वांट फ्रीडम, व्हेन डू यू वांट, नाउ, ठीक है। एक ये ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था द नेशनल विमेन्स पॉलिटिकल कॉकस, ठीक है। अब पॉलिटिकल कॉकस जिसने यूरोपियन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ी है या अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी है या पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा होगा, तो कॉकसेस, जो प्राइमरीज एंड कॉकसेस क्या होते हैं, इनिशियल स्टेज होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस ग्रुप का मकसद क्या था? इस ग्रुप का मकसद ये था कि पॉलिटिकल सफरेज मूवमेंट को और उसके अंदर पोटेंशियल लेके आया जाए, ठीक है। उसके बाद था विमेन्स इक्विटी एक्शन लीग, ठीक है, कि जहां जहां पर औरतें हैं उनको इक्विटी दी जाए। इक्विटी का मकसद ये था कि अगर जहां पर विमेन के राइट बहुत ही कम है तो वहां पर ज्यादा फोकस ही विमेन पे किया जाए, ठीक है। उनको क्या किया जाए, उनको लीगली, सोशली, पॉलिटिकल, उनको मुआशरे के अंदर इक्वल स्टेटस को मिलना चाहिए और उनको वहां उस स्टेटस पे लेके आना चाहिए। अच्छा, अब जर्नल पर्पस इन सारे ग्रुप्स का क्या था? वो ये था कि जो विमेन का जो स्टेटस है उसको हमें इंप्रूव करना है। किस तरह से? बाय अप्लाइंग लीगल, social and other pressures upon institutions ranging from the Bell Telephone Company to television networks to the major political parties. जिस हद तक हो सके टेलीफोन कंपनी से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक हमने क्या करना है, हमने लीगल, सोशल और दूसरे जिस तरह के प्रेशर्स होते हैं वो हमने इंस्टीट्यूशन में देने हैं, ताकि हमारी जो पोजीशन है वो मैन के इक्वल हो, ठीक हो गया। अब इन सारों के अंदर 6 जो कोर इश्यूज थे वो रेज किए गए थे। पहला, अबॉर्शन राइट्स, कि एक फीमेल को ये राइट हो कि वो अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सके। दूसरा, जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसके खिलाफ। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी। चौथा, प्रोमोटिंग डाइवर्स एंडिंग रेसिज्म। उसके बाद पांचवा, लेस्बियन राइट एंड छठा, इक्वल जस्टिस। ये उन सारे ग्रुप्स के मकसद थे, इस तरह से ये उभर कर सामने आए। यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा, अब मैंने ये लास्ट में कुछ कोटेशंस रखी हैं, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ अपने किताब में लिखती हैं रूम ऑफ वंस ओन के अंदर, एज अ वुमन आई हैव नो कंट्री, ठीक है, कि मतलब अगर मैं औरत हूं तो मेरा कोई मुल्क नहीं है। अब ये इसने एक अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा था। वो जो कॉन्टेक्स्ट, जो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है वो ये था कि जो विमेन है मेरी रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर है, मतलब आई एम नॉट डिफरेंट, ठीक है, जो मैं डिफरेंट वो नहीं हूं उस औरत से जो अमेरिका में है, वो पाकिस्तान में हो, ठीक है, या वो इंडिया के अंदर हो, मतलब सारी दुनिया की जो विमेन है वो सारी उसके अंदर मेरी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। मेरा कोई मुल्क नहीं है, कोई मेरी बाउंड्रीज नहीं है, कोई मेरी सरहदें नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये सारी दुनिया जो है, ये सारे खित्ते जो हैं ये मेरे अपने हैं, ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आई हैव नो कंट्री मीन्स आई हैव नो सोशल ग्राउंड, आई हैव नो पॉलिटिकल ग्राउंड टू बी कॉल्ड एज अ वुमन, ठीक है। एज अ वुमन मेरी कोई वो हैसियत नहीं है, मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिसके लिए मैं लड़ सकूं, ठीक हो गया। उसके बाद बेटी फ्राइडन अपनी किताब द फेमिनिन मिस्टिक के अंदर लिख दी है कि दे सीम्ड सडनली इनकेपेबल ऑफ एनी एम्बिशन, any vision, any passion except the pursuit of a wedding ring। अब होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो मसला शुरू क्या होता है कि सारे जो जो मर्द हजरात होते हैं वो जंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब पीछे घर में अकेले कौन रह गए? औरतें रह गई। अब जब घर में अकेली औरतें रह गई तो अब उनका काम क्या था
अपने जो जो हस्बैंड हैं, जो अपने ब्रदर्स हैं, जो अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं जो जंग पर गए, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए उनकी केयर करना, उनके बच्चों को संभालना, ये वगैरह। अब जब जंग खत्म हो जाती, जब वो वापस लौटते हैं जो मर्द हजरात, तो अब वो तो नए एक्सपोजर के साथ, नई दुनिया देखकर, नई एक्सपीरियंस के साथ वो वापस आते हैं, मगर उनकी औरतें वहां तक लिमिटेड हो जाती अपने। अब उनके पास कोई एम्बिशन नहीं है, ठीक है, वो इतनी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं, इतनी वो क्या बेटी फर्ड कहती है, इनके पास कोई पैशन नहीं होता, कोई विजन नहीं होता कि लाइफ के अंदर क्या करें, ठीक है। तो बेटी फ्राइड कहती है कि जो ये सारे मसाइल थे ना, ये सारे मसाइल कौन थे? पॉलिटिकल थे, कोई पर्सनल नहीं थे, ये पॉलिटिकल ही थी। ये अमेरिका की पॉलिटिकल गवर्नेंस ही थी जिसने ऐसा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से औरतें अपने घरों तक महदूद रह गई और मर्द पब्लिक स्फीयर के अंदर वो क्या हो गए, वहां पर वो इमर्ज हुए। अच्छा, उसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल अपने किताब द सबजेक्शन ऑफ विमेन में लिखते हैं, आफ्टर द प्राइमरी नेसेसिटीज ऑफ फूड एंड रेमेंट, ठीक है, क्लॉथिंग वगैरह, फ्रीडम इज द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वांट ऑफ ह्यूमन नेचर। जो अगर आपको खाना और कपड़ा मिल जाता है तो सबसे जो पहली चीज है जो इंसानी फितरत की, वो आजादी है, वो फ्रीडम है, जो उसको उसका हक है, जो उसको मिलनी चाहिए। अब इस तरह से ये सारे जो राइटर्स थे, जो फेमिनिस्ट थे, ये इमर्ज हुए लिबरल, और उन्होंने बात क्या की? उन्होंने बात ये की कि थैंक यू। अच्छा, तो उन्होंने बात क्या की कि हमने किस तरह से विमेन की पोजीशन को मर्द के मुकाबले में इक्वल लेवल पर लेके आना है। तो ये सारा कुछ इट इज ऑल अबाउट लिबरल फेमिनिज्म। यहां तक आपको कोई सवाल है तो मुझे बताएं। यहां पर आपका लिबरल फेमिनिज्म खत्म होता है और आगे जो हमारा लेक्चर है वो है रेडिकल फेमिनिज्म पर, ठीक है। अब रेडिकल फेमिनिज्म को अगर कोई मेरा दोस्त यहाँ पर है सिंधी, तो हम उस रेडिकल फेमिनिस्ट को कहते हैं चर्या पुट, मतलब पागल। जिस तरह वो ऐसे समझे कि ऐसे लोग जिनके पास कोई भी मतलब वो क्या कहते हैं रिफॉर्मिंग पावर नहीं होता, वो बस चाहते हैं बस ये सारा सिस्टम खत्म हो जाए, एक नया सिस्टम हम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रेडिकल फेमिनिस्ट वो लोग थे, वो फेमिनिस्ट थे जो सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई इक्वलिटी की बात क्या करते हो, बात इक्वलिटी की नहीं है, बात डिफरेंसेस की है, विमेन की नीड्स अलग हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम ही आपका पेट्रियार्कल है, हम इसको रिफॉर्म नहीं करना चाहते, हम इसको अल्टरनेटली बिल्कुल क्या करते हैं, खत्म करके एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर विमेन स्ट्रांग हो। वो कहते हैं अगर सपोज करें आपका सिस्टम आप रिफॉर्म करते हैं तो रिफॉर्म में आगे चलकर वही दोबारा जो पेशी लूपहोल्स थे वो इमर्ज हो सकते हैं। तो उनका मकसद ये था कि ये इक्वलिटी के आगे जाकर वो बात करती है पर्सनल इज पॉलिटिकल, जो एक बहुत मेन और मजे का टॉपिक है जो सीएस में आया भी हुआ है, और मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चन भी दूंगा, आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो कहती है पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि भाई जो हमारे पर्सनल मैटर्स हैं वो भी पॉलिटिकल हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई आपने हमें पब्लिक स्फीयर के अंदर मौका दो, अपॉर्चुनिटीज दो एंड दैट इज इनफ। रेडिकल कहते हैं नहीं, दैट इज नॉट इनफ। हमारे पब्लिक के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट अफेयर्स हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज जो हैं वो भी पॉलिटिकल हैं, इनको भी पॉलिटिकल निगाह से सॉल्व किया जाए। मसलन मसलन ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके मसाइल क्या क्या हैं, वो सिर्फ घर के इश्यू नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को चाहिए कि उनको पॉलिटिकली सॉल्व करें, ठीक है। ये उसका थोड़ा ओवरव्यू हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ आगे जितनी भी हमारी थ्योरीज है उनको भी हम पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी बताएं। लिबरल फेमिनिज्म के अंदर कोई भी आपको सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इसको रिवाइज कर लेता हूं, आपके लिए दोबारा रिपीट कर सकता हूं। नहीं, आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो फिर आप कहेंगे सर इतनी असाइनमेंट्स, तो अभी तक आप थोड़ा रिलैक्स रहें। ये मेरे जो जो भी स्लाइड्स हैं इनको आप कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो जो आपके पास मैं मटेरियल भेजूंगा